चैनल्स, जब ये दोनों सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होंगी, आपस में जुड़ेंगी, तो इन सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब आपस में जुड़ेगी, तो अब जुड़ने पर देखो क्या होगा। एक कंडीशन है कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फ्यूज हो, तो ये कुछ ऐसे करके फ्यूज हो जाए। जब अगर ये ऐसे करके फ्यूज हुई, तो देखो एक सेल का जो चैनल है वो दूसरे सेल की सीध में है। सीध में है ना, कम से कम ये दो वाले चैनल तो ओपन है। जब ये दो चैनल ओपन है, तो यहां से होकर के सब्सटेंस पार जा सकता है कि नहीं। वहीं पर अगर मान लो यही दोनों सेल्स जब आपस में फ्यूज होती, तब अगर इनके जो चैनल्स हैं वो अगर कुछ ऐसे हो गए होते, तो क्या होता कि पहली सेल के चैनल्स को दूसरे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने ब्लॉक कर दिया, और दूसरे सेल के चैनल्स को पहले के प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने ब्लॉक कर दिया। तो क्या अब कोई सब्सटेंस एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जा सकता है क्या? नहीं। जब कोई सब्सटेंस एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जा सकता, तो क्या अब यहां पर लीकेज हो सकता है सब्सटेंस का? नहीं। क्योंकि लीकेज नहीं हो सकता, इसीलिए अपन ने क्या लिखा, प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस टिश्यू। तो अक्रॉस टिश्यू लीकेज ऑफ सब्सटेंस को प्रिवेंट करने वाला, रोकने वाला यहां पर कौन है आपके पास? टाइट जंक्शन। अब टाइट के बाद सबसे पहले टाइट जंक्शन अपने को समझ में आता है, पक्की बात। अब देखिए टाइट के बाद दूसरा जो जंक्शन आता है, इसको हम बोलते हैं अधेरिंग जंक्शन। क्या बोलेंगे? अधेरिंग जंक्शन। तो देखो, एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रही, और दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है। ये दोनों सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अभी अगर आप यहां पे देखें, तो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास पास है कि दूर दूर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? दूर दूर। अधेरिंग वर्ड जब आप सुनते हैं, तो क्या आपको इसके अंदर अधेशन या अधेसिव वर्ड दिखाई देता है? और अधेसिव जब सोचते हैं, तो अपने दिमाग में फेविकोल आता है। फेविकोल का मजबूत जोड़, मतलब इन दोनों सेल्स को आपस में क्या करना है? चिपकाना है। दोनों सेल को आपस में क्या करेंगे? चिपकाएंगे। जब अगर दोनों सेल्स को आपस में चिपकाना है, तो चिपकाने के लिए क्या लगेगा? अधेसिव। अब कैसे होगा ये काम? तो समझिए जरा। पहली वाली जो सेल है, इस वाली सेल में यहां पर कुछ निकली नॉब लाइक प्रोटीन। कुछ प्रोटीन है जिनका एक सिरा कैसा है बेटा? नॉब लाइक है। मतलब एक सिरा आपको दिख रहा है इन प्रोटीन्स का, जो क्या है? फूला हुआ है। यहां पर जो दूसरी सेल है, इस दूसरी वाली सेल से कुछ प्रोटीन निकली, और ये जो प्रोटीन है, इनका एक सिरा नॉब लाइक है। जब अगर इनका एक सिरा नॉब लाइक है, तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि दोनों सेल्स की जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन आपस में क्या हुआ? अटक गई। दोनों सेल की प्रोटीन क्या हुआ? आपस में अटक गए। यहां जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है कैथरीन। कौन सी प्रोटीन होती है? कैथरीन। पर अपन नाम पे नहीं जाएंगे अभी। जब अगर दोनों सेल की प्रोटीन्स आपस में अटक गई, तो अब मान लो जब तक अगर मेरे दोनों हाथ की फिंगर्स ऐसे रहें, तो क्या हाथ आपस में अटके हुए हैं? नहीं। वहीं अगर इनकी जो फिंगर्स हैं, अगर ये आपस में इंटरलॉक हो जाए, तो अब इंटरलॉक होते ही दोनों हाथ जुड़ गए ना। तो वैसे ही जैसे ही आपस में इंटरलॉक हुए, तो इंटरलॉक होते ही दोनों सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या दोनों सेल पास पास में लॉक हो गई। जब ये पास पास में लॉक हो गई, तो यहां पर अब अगर ये रेड कलर से हमने जो प्रोटीन बनाई है, वो अगर ना होती, तो क्या ये सेल्स आपस में चिपकी होती? नहीं। तो यहां पर जो जंक्शन बनता है, इसको अपन बोलते हैं अधेरिंग जंक्शन। तो इस वाले जंक्शन का नाम क्या रहेगा? अधेरिंग जंक्शन। तो इस जंक्शन को कहा जाता है अधेरिंग जंक्शन। और ये जो अधेरिंग जंक्शन है, इसके बारे में अपन कहेंगे, क्या ये प्रोटीन्स इनको आपस में चिपका के रखे हैं?
और ईंटों को चिपकाना काम किसका है? सीमेंट का। तो अपन ने कहा अधेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप neighboring cells together। तो इसने क्या किया, अपन ने कहा कि ये परफॉर्म करता है सीमेंटिंग, और सीमेंटिंग की वजह से नेबरिंग सेल क्या बनी रहती हैं? पास पास में। तो जब भी अगर बात आएगी परफॉर्म सीमेंटिंग अगर लिखा हो स्टेटमेंट में, तो मतलब किसकी बात चल रही है? अधेरिंग जंक्शन की। वहीं पर अगर कहा कि जो है ये प्रिवेंट करता है लीकेज ऑफ सब्सटेंस, तो किसकी बात चल रही है? टाइट जंक्शन की। अभी तक अगर आप देखें तो आपको केवल दोनों सेल्स स्ट्रक्चरली आपस में जुड़ती हुई दिखाई दी हैं, जबकि आपने कहा है कि स्ट्रक्चरल के अलावा लिंक कौन सा है? फंक्शनल। तो आप देखिए क्या होगा कि दोनों सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहां पर पाए जाएंगे कुछ गैप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं? गैप। ये जो गैप यहां पर पाए जाते हैं, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको पता है कि ये क्वासी फ्लूइड होती है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या आप छेद कर सकते हैं? होंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं होंगे। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चाकू मारो, छेद करो, जैसे ही चाकू बाहर निकालोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आके उस स्पेस को भर देगी। मतलब उसके अंदर वो स्पेस बना रहेगा क्या? नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि ये स्पेस बना रहे, अगर आप चाहते हो स्पेस ये बना रहे, तो ये काम कैसे किया जाए? तो इसको अपन कुछ ऐसे मान लेते हैं कि मान लो अगर ये ग्रीन टी शर्ट वाला बालक जिसके जो टी शर्ट पे पैंथर बना हुआ है, इसका अगर मान लो अपने को, कौन बोला? और मान लो इसको जो है भगवान से वरदान मिला है कि इसके जैसे ही कोई घाव होगा तो घाव तुरंत भर जाएगा। वरदान क्या मिला है? कि अगर कोई घाव हुआ तो तुरंत भर जाएगा। और फिर जो है अपने को मान लो चाकू से इसका मर्डर करना है, किससे करना है? कर दे। सो नहीं, हम लाइव कर सकते थे पर बालक को ऐसा कोई वरदान मिला नहीं है, सीरियसली मत ले लेना तुम। हाँ, तो अगर मान लो अपने को ऐसा करना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने यही कहा ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप छेद नहीं कर सकते। तो अब हमने क्या किया, हम एक बुद्धिमानी लगाते हैं। हमने क्या किया, जो चाकू का ब्लेड है उससे थोड़े से बड़े पाइप खरीदे। क्या खरीदे? पाइप। अपन ने क्या किया, पहले इसके पेट में चाकू मारा, फिर वो पाइप लगा दिया, फिर चाकू बाहर निकाल लिया। अब बोलो पाइप के बीच का घाव भरेगा क्या? नहीं ना, पाइप के बीच का घाव नहीं भरेगा। अगर नहीं भरेगा तो इसका मतलब हुआ उतनी जगह से ब्लीडिंग होती रहेगी, है ना? वैसे ही हमने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चाहा कि स्पेस बना रहे, पर बना रहेगा क्या? नहीं। अगर बनाए रखना है तो इसके लिए यहां पर कुछ हॉलो सिलिंड्रिकल प्रोटीन लगेंगी। कौन लग जाएगा? हॉलो सिलिंड्रिकल प्रोटीन। मतलब ये जो प्रोटीन है ये शेप में कैसी है? सिलिंड्रिकल। और अंदर से कैसी है? हॉलो। शेप में कैसी है? सिलिंड्रिकल। अंदर से कैसी है? हॉलो। तो ये जो हॉलो सिलिंड्रिकल प्रोटीन है, इसे लगाने के बाद क्या अब यहां का स्पेस भर जाएगा? नहीं, बीच का स्पेस क्या बना रहेगा? खाली। यहां जो प्रोटीन लगती है इसका नाम होता है कनेक्सिन। प्रोटीन को क्या बोलते हैं? कनेक्सिन। पर वापस से नाम भूल जाना, ऐसी कोई प्रोटीन होती नहीं है। ये जो जंक्शन है इसको हम बोलते हैं गैप जंक्शन। इस वाले जंक्शन को क्या कहा जाता है? गैप जंक्शन कहते हैं। तो ये जंक्शन आपका कहा जाता है गैप जंक्शन। क्या ये बात हमें समझ में आई? देखो गैप नाम क्यों मिला, गैप नाम क्यों दिया गया? तो गैप नाम आपने इसलिए दिया क्योंकि यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में गैप है। क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि इस गैप की वजह से
इस सेल का साइटोप्लाज्म इस वाली सेल के साइटोप्लाज्म से जुड़ जाता है। दिख गया ना? इस सेल का साइटोप्लाज्म इस वाली सेल के साइटोप्लाज्म से जुड़ जाता है। तो इन्हें जोड़ने वाला जंक्शन कौन? गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन के बारे में हमने कहा कि इट कनेक्ट साइटोप्लाज्म। तो ये क्या करेगा? साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। तो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने वाला जंक्शन कौन? गैप। अब अगली एक बात और समझो। अगर मान लो इस वाली सेल से कोई एक मॉलिक्यूल इस सेल तक जाना है। मॉलिक्यूल इस सेल से कहां जाना है? यहां पर। तो क्या ये टाइट जंक्शन से जा सकता है? नो। गैप से अधेरिंग से जाएगा? नहीं। ये जाएगा किससे? गैप जंक्शन से। तो अपन ने कहा कि गैप जंक्शन जो है ये अलाउ करता है ट्रांसफर ऑफ ions, small molecules and sometimes big molecules। तो मतलब कि अगर दो सेल्स के बीच में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होना है तो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर कराने वाला जंक्शन कौन है? गैप जंक्शन। तो ये गैप जंक्शन यहां दो सेल्स के बीच में मॉलिक्यूल्स का क्या करा देगा? ट्रांसफर। तो क्या आपने को गैप जंक्शन के बारे में बात समझ में आई? तो जंक्शन कितने? तीन। आप याद कर लो टैग करके। TAG। पहले का नाम टाइट, दूसरा अधेरिंग, तीसरा गैप। तो मतलब जंक्शन कितने हो गए? तीन। तो पहले का नाम टाइट, दूसरा अधेरिंग, तीसरे का नाम गैप। तो ऐसे करके अपन ने कहा कि साहब ये तीन तरह के जंक्शंस पाए जाते हैं। टाइट में मेन बात क्या याद रखनी है? प्रिवेंट लीकेज। क्या याद रखेंगे? प्रिवेंट लीकेज। वहीं पर जब भी अगर आप देखेंगे अधेरिक जंक्शन तो यहां आप ध्यान रखेंगे परफॉर्म सीमेंटिंग। गैप जंक्शन की जब बात आएगी तो आप हमेशा देखेंगे कनेक्ट साइटोप्लाज्म और दूसरा अगला क्या देखेंगे? ट्रांसफर। तो अगर कनेक्ट साइटोप्लाज्म वाली बात आती है तो जंक्शन कौन? गैप। ट्रांसफर होना है किसी चीज का तो जंक्शन कौन? गैप। क्या ये बात हमको समझ में आई? पन्ना नंबर 102 पे सबसे लास्ट वाला जो पैराग्राफ है यानी सेल जंक्शन वाला कनेक्टिव टिश्यू से ऊपर, उसको पढ़ो तो एक बार। हम्म। हाँ, यूजुअली ये जो जंक्शंस हैं लगभग सारी सेल्स के बीच में पाए जाते हैं। मतलब कोई दो सेल ऐसी नहीं होती जिनके बीच में केवल गैप हो, केवल टाइट हो या केवल अधेरिंग हो। ये जंक्शन सारी तरीके की सेल्स के बीच में पाए जाते हैं। क्या अपन ने पैराग्राफ पढ़ा? फटाफट लिख डालो।
वो यहाँ बेटा कुछ प्रोटीन्स हैं, तो कुछ नॉब लाइक, जैसे माचिस की तीली होती है जिसका आगे का सिरा फूला होता है, तो वैसे ही कुछ नॉब लाइक प्रोटीन्स हैं जिनकी वजह से दोनों सेल्स आपस में चिपकी हुई हैं। तो उसी को अपन ने यहाँ पे दिखाया है। हाँ, सीमेंटिंग मतलब है जोड़ना, तो जोड़ने वाला कौन है यहाँ? प्रोटीन। क्या बेटा? जंक्शन का इंपल्स कंडक्शन से कोई लेना देना थोड़े है। गैप जंक्शन के थ्रू होकर के जो अपन बात करते हैं कि आयंस का ट्रांसफर होता है, तो जो नर्व इंपल्स है वो आयंस की वजह से है। तो जब आयन अगर एक सेल से दूसरी सेल में जाएंगे, और वो भी आप जो बात कर रहे हैं वो आप या तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात कर रहे हैं जहां पे आयंस का ट्रांसफर हुआ था, या फिर आप बात करें कार्डियक मसल्स के बारे में, दोनों जगह पे जो गैप जंक्शन है वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के जैसा काम करता है। तो आप इन जनरल ये नहीं कहेंगे कि जो जंक्शन है वो इंपल्स कंडक्शन कराते हैं, क्योंकि तीन में से दो का तो उससे कोई लेने देना नहीं है। जो लेना देना है वो केवल गैप का है। गैप मसल्स, कार्डियक मसल्स में पाया जाता है रहे हैं, वो आप या तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात कर रहे हैं जहां पे आयंस का ट्रांसफर हुआ था, या फिर आप बात करें कार्डियक मसल्स के बारे में, दोनों जगह पे जो गैप जंक्शन है वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के जैसा काम करता है। तो आप इन जनरल ये नहीं कहेंगे कि जो जंक्शन है वो इंपल्स कंडक्शन कराते हैं, क्योंकि तीन में से दो का तो उससे कोई लेने देना नहीं है। जो लेना देना है वो केवल गैप का है। गैप मसल्स, कार्डियक मसल्स में पाया जाता है, बाकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में गैप जंक्शन होते हैं। बोलो सिंपल स्क्वामस का फंक्शन। डिफ्यूजन बाउंड्री। दो लोकेशन, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एंड एयर वॉल ऑफ ब्लड वेसल। सिंपल क्यूबॉइडल के दो लोकेशन, डक्ट ऑफ ग्लैंड और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल का एग्जांपल, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। कॉलमनर के दो एग्जांपल, स्टमक और इंटेस्टाइन। ब्रश बॉर्डर कॉलमनर का एग्जांपल, स्मॉल इंटेस्टाइन। सिलिएटेड के दो एग्जांपल, ब्रोंक्यूल और फेलोपियन ट्यूब। फिर अपन ने कहा यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल, गोबलेट सेल। मल्टीसेलुलर का एग्जांपल, सलाइवरी ग्लैंड। फिर हमने कहा कि एंडोक्राइन ग्लैंड का सेक्रेटरी प्रोडक्ट कौन? हार्मोन। इसको छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट किसके? एक्सोक्राइन के। डक्टलेस कौन? एंडोक्राइन। डक्ट किसके अंदर? एक्सोक्राइन में। फिर अपन ने कहा कि जो है ग्लैंड के बाद कंपाउंड इपिथेलियम में ये पाई जाती है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस। और फिर अपन ने कहा डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। फिर हमने कहा कि यहाँ सेल जंक्शन कितने टाइप के हैं? तीन। पहला टाइट, दूसरा अधेरिंग, तीसरा गैप। कौन सा सेल जंक्शन है जो कि सीमेंटिंग परफॉर्म करता है? प्रिवेंट करता है लीकेज ऑफ सब्सटेंस, कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म, और अलाउ करता है ट्रांसफर, गैप जंक्शन। क्या आपने को इतनी बात समझ में आई? सो ऐसे ही करके अपन डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहें, आराम से अपने को याद हो जाएगा। आगे बढ़े। रह गया बालक का।
क्या बेटा? ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों प्रोवाइड करेगा, बाकी ऊपर वाले दोनों केवल स्ट्रक्चरल, फंक्शनल नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो गैप जंक्शन दोनों, जबकि जो है ऊपर वाले दोनों जो है वो केवल स्ट्रक्चरल। देखिए, अब अगर अपन बात करें तो इपिथेलियल टिश्यू के बाद दूसरा टिश्यू आपके पास कौन सा आता है? कनेक्टिव। तो हमने कहा इपिथेलियल टिश्यू के बाद दूसरा टिश्यू आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने कहा कि ये मोस्ट अबंडेंट है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? मोस्ट अबंडेंट है एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कौन सा है यहां पर? कनेक्टिव। तो मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू किसको कहा हमने? कनेक्टिव टिश्यू को। अब यहां बात समझिएगा, जब हम पढ़ते हैं लोकोमोशन मूवमेंट तो याद आता है एनसीईआरटी कहती है कि मसल्स हमारे बॉडी वेट का लगभग 40 to 50% बनाते हैं। बॉडी वेट का कितना बनाते हैं? 40 to 50। अगर कोई टिश्यू हमारे बॉडी वेट का 40 से 50% बनाए तो क्या कोई दूसरा टिश्यू उससे ज्यादा हो सकता है? अगर मान लो कोई 40 से 50% बनाए तो क्या कोई दूसरा उससे ज्यादा होगा? नहीं। अब समझो, वहां जो बात की है 40 to 50, वो बात किसकी की है? बॉडी वेट की। यहां बात किसकी कर रहे हैं? अबंडेंस की, कि ज्यादा कौन पाया जाता है, ज्यादा कौन पाया जाता है। अब यहां पर अगर आप कहानी समझें तो ये है कि अगर मान लो मेरे पास अगर 1 किलो लोहा है, ठीक, और 100 ग्राम कॉटन है, वेट में ज्यादा कौन है? वॉल्यूम में कौन ज्यादा होगा? कॉटन। तो ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यू हल्का है। कनेक्टिव टिश्यू कैसा है? हल्का है। क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू हल्का है तो इसीलिए बॉडी में वॉल्यूम वाइज ज्यादा पाया जाता है। वहीं पर मस्कुलर टिश्यू क्योंकि हैवी है, भारी है, तो इसी वजह से मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी वेट का ज्यादा पार्ट बनाता है। तो जब यहां पर मैं बात करता हूं और मैं कहता हूं कि मोस्ट अबंडेंट है, तो यहां पर इस अबंडेंस का मतलब वेट है कि वॉल्यूम? इस अबंडेंस का मतलब क्या है? वॉल्यूम। कि वॉल्यूम वाइज सबसे ज्यादा कौन है? कनेक्टिव टिश्यू है। और आपने कहा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब है कि बॉडी में सबसे ज्यादा फैला होता है। अब आपने इसे नाम क्या दिया है? कनेक्टिव। तो कनेक्टिव अगर नाम दिया तो ये चीज कहीं ना कहीं कनेक्शन से जुड़ी होनी चाहिए। तो ये कनेक्ट करता है वेरियस ऑर्गन्स। तो बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यू को कनेक्ट करता है, लिंक करता है, क्योंकि चीजों को आपस में जोड़ता है। तो इसी वजह से इस टिश्यू को नाम क्या मिलता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो बॉडी में चीजों को जोड़ने, ऑर्गन्स या टिश्यू को जोड़ने वाला जो टिश्यू है उसको अपन नाम क्या देंगे? कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में एनसीईआरटी कहती है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ये रेंज करता है फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, ये रेंज करता है फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप। तो रेंज कहां से कहां तक करेगा? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप। और अब देखो एनसीईआरटी स्पेशलाइज्ड टाइप में किसका नाम ले रही है? तो यहां पर नाम लिया है ब्लड, बोन, कार्टिलेज और एडिपोज का। तो ब्लड, बोन, कार्टिलेज और फिर किसका नाम लिया? एडिपोज का नाम लिया है। अब यहां समझो, एनसीईआरटी इस लाइन में जब बात कर रही है तो एनसीईआरटी कह रही है इसके फिजिकल
अपीयरेंस के मामले में। फिजिकल अपीयरेंस वाइज कहा कि कनेक्टिव टिश्यू जनरली अगर आप देखेंगे तो ये सॉफ्ट सा दिखाई देता है। कैसा है बेटा? सॉफ्ट जैसा है। वहीं पर कहा कि अगर आप इसी कनेक्टिव टिश्यू को देखें फिजिकल अपीयरेंस वाइज तो सारे सॉफ्ट नहीं है, इसमें से कुछ हार्ड भी हैं, जैसे कि बोन और कार्टिलेज कंपैटिबली क्या होते हैं? हार्ड है। अपने कान का ये नीचे वाला पार्ट पकड़ो, यहां पर आपका ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये सॉफ्ट है ना, ये लो। ये ऊपर वाला पार्ट पकड़ो, ये कार्टिलेज है, ये कंपैटिबली हार्ड है। तो मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस वाइज फिजिकल अपीयरेंस वाइज कहा कि कनेक्टिव टिश्यू जनरली अगर आप देखेंगे तो ये सॉफ्ट सा दिखाई देता है। कैसा है बेटा? सॉफ्ट जैसा है। वहीं पर कहा कि अगर आप इसी कनेक्टिव टिश्यू को देखें फिजिकल अपीयरेंस वाइज तो सारे सॉफ्ट नहीं है, इसमें से कुछ हार्ड भी हैं, जैसे कि बोन और कार्टिलेज कंपैटिबली क्या होते हैं? हार्ड है। अपने कान का ये नीचे वाला पार्ट पकड़ो, यहां पर आपका ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये सॉफ्ट है ना, ये लो। ये ऊपर वाला पार्ट पकड़ो, ये कार्टिलेज है, ये कंपैटिबली हार्ड है। तो मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस वाइज ये कैसा हुआ? सॉफ्ट। ये कैसा है? हार्ड। बोन हम जानते हैं और ज्यादा हार्ड। ये हालांकि सॉफ्ट है पर इससे भी और ज्यादा सॉफ्ट ब्लड भी तो है जो कि लिक्विड है। तो इसीलिए यहां पर ब्लड लिया, बोन लिया, कार्टिलेज लिया। एनसीईआरटी ने गड़बड़ क्या की कि यहां पर क्या ले लिया? एडिपोज। अब एडिपोज को संभवतः इसलिए लिखा गया क्योंकि एडिपोज को हम एरियोलर का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म मानते हैं जिसका काम है स्टोरेज ऑफ फैट। एडिपोज क्या करता है? फैट स्टोर करता है। तो मतलब कि एडिपोज टिश्यू स्पेशलाइज्ड है फैट स्टोर करने के लिए। तो अब इस लाइन के बारे में और डिटेल में अपन बात करेंगे कल। अभी रखते हैं यहां तक।